राइट सर। अब इसे 80% को भी 3 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है और नंबर 3 कौन सी है? मिलना चाहोगे हम लोगों से? यस। सबसे पहले मिलते हैं नंबर 1 कैटेगरी। ये कौन लोग होते हैं? मिलना चाहोगे आप लोग? यस। ओके, मैं मिला देता हूँ। ये नंबर 1 कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अपने समय को किसी और को देते हैं, जो अपने समय को खुद काम में नहीं लेते, किसी और को काम में ले, किसी और के लिए काम में लेते हैं। राइट? कैसे? मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो 80% की पहली कैटेगरी है, ये आदमी रोज सुबह उठेगा, 7 बजे तैयार होगा, 9 बजे अपना लंच बॉक्स उठा लेगा, अपनी मोटरसाइकिल निकालेगा, सीधा ऑफिस जाएगा और वहां जाके सारा दिन काम करेगा। 1 से 2 के बीच में जो घर से खाना लाया उस खाने को खोलेगा, खाना खाएगा। खाना खाने के बाद 4 बजे अपनी बीवी को फोन करेगा कि सुनो जी, मैं शाम को 5 बजे घर पहुंच जाऊंगा, तो मेरे लिए गरम गरम खाना तैयार रखना। इनकी बीवी 5:30-6 बजे के आसपास खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। ये शाम को 6:30-7 बजे घर पहुंचते हैं। 6:30-7 बजे घर पहुंच के ये बीवी और टीवी दोनों को साथ में देखते हुए खाना खाते हैं। राइट सर? ये होती है हमारे समाज की पहली कैटेगरी, जो 20 साल से यही काम करती आ रही है, जिससे बोला जाता है नौकरी और व्यापार है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो। हेलो, ये होते हैं नौकरी पेशा आदमी, रोज सुबह घर से निकलते हैं। इनकी महीने की सैलरी होती है 25,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना, 35,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना। ये 50,000 रुपया महीने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं किसी और के यहाँ पे काम करते करते। समझना मेरी बात को। राइट सर? और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में बड़े शहर के अंदर 50,000 से कुछ भी नहीं होता। यस। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात कह रहा हूँ। आज अगर घर में देखा जाए, अगर हमारे माँ बाप की दवाई का बिल भी ढूंढोगे ना, तो 15 से 20,000 से कम का बिल नहीं है, नहीं बैठता सर, मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो। राइट सर? ये लोग क्या होते हैं, ये सारे दिन काम करते हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, इनके सपने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, इनके ड्रीम्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर इनकी बीवी इनको ये बोल दे कि सुनो जी, दिवाली आ रही है, एक शानदार सोने की चैन तो दिला दो, इनका बजट बिगड़ जाता है। इनका बच्चा अगर ये बोल दे मोटरसाइकिल दिला दो, बजट बिगड़ जाता है। अगर बेटी ये बोल दे कि पापा मेरे को दिल्ली में पढ़ाई करनी है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरा एडमिशन उस कॉलेज में होने वाला है, मुझे वो स्कॉलरशिप, बजट बिगड़ जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं दोस्तों? राइट सर। इनका बजट बिगड़ जाता है। राइट सर? यस। ये अपने लिमिटेड बजट के अंदर अपनी जिंदगी को लिमिटेड तरीके से जीते हैं। और अगर व्यापारी है तो इसकी जिंदगी सुन लो, ये रोज सुबह जब सो जाता उठता है, उससे पहले इसके बच्चे सो रहे होते हैं, और रात को जब घर जाता है तो उसके बच्चे सो चुके होते हैं। एक व्यापारी आदमी पूरी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए समय नहीं कमा पाता, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता। मैंने जयपुर में व्यापारी देखे ऐसे, अगर उनका बेटा को ये बोलते कि पापा 2 महीने घूमने चल रहा है, वो अपनी दुकान का शटर गिरा नहीं सकता। कारण, अगर दुकान बढ़ा दी तो संभालेगा कौन? हेलो। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, पूरा मत मानना, मैंने व्यापारी यहाँ तक देखे हैं जो मात्र अपने बच्चे को जैसे 6ठी-7ठी क्लास में आते हैं, दुकान पर जाके बिठा देते हैं, बेटा दुकान चलाना सीख ले, दुकान संभालना सीख ले। कारण उनको पता है कि अगर इसने आज दुकान नहीं संभाली तो उसकी जिंदगी क्या होगी। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता, वो अपनी बीवी को समय नहीं दे पाता, सिर्फ एक चीज कमाता है, ओनली पैसा 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 और पैसा, बाकी सब गवा देता है। जिसका नतीजा ये निकल रहा है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सर्वे रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के 80% करोड़पति के बच्चे बिगड़ चुके हैं। राइट। सब बिगड़ चुके हैं, और सबके क्या क्या करते हैं, क्या नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े सर। ये है हमारे समाज की पहली कैटेगरी, और इसके आश्चर्यचकित आंकड़े और निकल कर आए बाहर। ये हमारे समाज की पहली कैटेगरी की जो महिलाएं होती है, बड़ी इंटेलिजेंट होती है। इनको पता पतिदेव साड़ी सूट और कुछ दिलाएंगे तो है नहीं,
तो ये कुछ भी नहीं करती, हफ्ते के हफ्ते 2 बार 50-50 रुपए चोरी करती है पति की जेब से। और दिवाली टू दिवाली का फाइनेंशियल पीरियड होता है, जैसे फाइनेंशियल पीरियड मार्च टू मार्च आता है ना, यस यस, वैसे इनका दिवाली टू दिवाली होता है। ये दिवाली टू दिवाली साड़ियाँ खरीदेगी खुद के लिए 4-5 हजार की। अच्छा, आश्चर्यचकित करने वाला एक आंकड़ा हो रहा है, इनका वो पति से सवाल और करता है 5 हजार की साड़ी लाई कहाँ से, पहले तो नहीं देखी थी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसकी नजर हर छोटी छोटी चीज पर होती है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर आपकी बीवी सोने की चेन खरीद के लिया तो आपका पहला सवाल क्या होगा? पैसे कहाँ से आए? सही क्या गलत क्या? यस। अब भले ही उसने कुछ भी किया हो, 50 रुपया बचाया हो, 100 बचाया हो, 200 बचाया हो, 1000 बचाया हो, पर आदमी ये नहीं बोलेगा मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारे वहां तो ऐसे ही होता है, सब जगह यही है। वो पहला सवाल यही करेगा पैसे कहाँ से आए। और वो सेट थोड़ा भारी हो गया, मतलब अगर सेट खरीद लिया तो हाहाकार मच जाती है, इतना भारी सेट लेके आ गई, कम से कम 5 लाख का लग रहा है, मुझे देती 5 लाख रुपए, मैं उसका डबल करवा देता, ट्रिपल करवा देता, ये कर देता, वो कर देता। पत्नी बोलती पूरी जिंदगी में कुछ किया नहीं, अब इसको भी टेंशन है तुम्हारी। ये देखिए, मेरे को नहीं पता, ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, शायद यहाँ का होगा ना हो। राइट सर, ये होती है हमारे समाज की पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में यंगस्टर्स आते हैं, यहाँ पर बहुत से युवा है, मैं थोड़ा आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा। आप में से कितने लोग मुझे स्टाम्प पर गारंटी लिखकर दे सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं कल वो आपका बच्चा कर लेगा? भैया आरसीएम की बात नहीं कर रहा, नीचे कर रहा। मैं समझ गया अगर आप किस पे खड़ा हुआ आरसीएम पे हुआ, आरसीएम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। कोई दे सकता है? अभी आपको आंकड़े बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, हम कर्जा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, राइट सर? हमारा बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करके जब घर आता है, समझना मेरी बात को, अगर वो 95% से पास हुआ तो आप क्या बोलते हो कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पे कि मेरा बेटा 95% से पास हुआ। परसेंट से आपका बच्चा एजुकेट होके आ गया। अब आपके दिमाग में पहली चीज पता क्या क्लिक करेगी, जो मैंने देखा है वो यही देखता है, अब मेरे बेटे को शानदार नौकरी मिलेगी, मिल जाएगी, राइट सर? अब आपका बेटा नौकरी ढूंढने निकलता है और आप उसको दही वही खिलाते हो, दही चीनी। मेरा बेटा दिल्ली से 95% लेकर आया है, अब उसे नौकरी मिलेगी। बेटा नौकरी करने के लिए जाता है, नौकरी के लिए लाइन में लगता है, अंदर बॉस बोलता है सैलरी क्या लोगे? बेटा बोलता है कि सर मैं 25,000 रुपया महीना लूंगा या 30,000 रुपया महीना लूंगा, राइट सर? वो जैसे 30,000 बोलता है तो पीछे से एक आवाज आती है, हेलो मैं 20,000 में करने को तैयार हूँ, मेरे भी 95% है, मेरे को ले लो। बात समझ में आई? वो लड़का जैसे ही बोलता है पीछे वाला नाइट में 20,000 में करने को तैयार हूँ, तो पीछे से आवाज आती है मैं 15,000 में नौकरी के लिए तैयार हूँ। कंपटीशन, परसेंटेज हर बच्चे के शानदार, लेकिन काम एक, किस किस को मिलेगा? एक को। एक जमाना हुआ करता था जब परसेंटेज पर नौकरी मिलती है, अब वो जमाना आ गया है जितनी कम सैलरी मांगोगे उस पर नौकरी मिलेगी। यस यस, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक जमाना हुआ करता था सर परसेंटेज के ऊपर नौकरी मिलती थी, अब जमाना आ गया है तू कितने कम लेगा वो बता, परसेंटेज बढ़ोगे तो लाइन लगी पड़ी है, जितनी कम सैलरी उतनी शानदार तेरी नौकरी। जल्दी बोल 5,000 में करेगा क्या? लड़का देखता है कि भागते भूख की लंगोटी पकड़ लूं, जो आ रहा है वही ठीक है। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए सर आपको 6 महीने बाद आपका बेटा दुश्मन लगने लग जाता है, और माफी चाहूंगा हम में से कई पिता अपने बेटे को एक बात बोलते हैं,
कि निकम्मे, तेरी एजुकेशन में मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा लेकर तेरे पढ़ाई पर लगाया, जा तू पैसा कमा के ला। और बेटे के मुंह से एक बात निकलती है, पापा नौकरी मांगने जाता हूँ पर काम मिलता नहीं है, कहाँ से करूँ काम। और जब काम मिलता है तो समझौता करना पड़ता है, समझौता मैं करना नहीं चाहता। और वही बेटा और पिताजी की दुश्मनी चालू हो जाती है। इसलिए हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की वो कंट्री है जहाँ पर बेटे और बाप की कमी नहीं बनती। यस नौकरियां है नहीं, करना चाहता तो समझौता करना चाहता नहीं है। एजुकेशन के ऊपर आप लोग वैसे भी 10-20 लाख खर्च कर चुके हैं, सपनों को खत्म कर करके उसको पढ़ाया, आज वो काम कर नहीं पा रहा। काम लाओगे कहां से? राजस्थान के अंदर सरकार वैकेंसी निकालती है कि 5000 लड़कों को नौकरी दूंगी और कॉम्पिटिशन में बैठते हैं 50 लाख। कहां से लाओगे काम? ये 2025 के आंकड़े हैं, 2020 तक आते आते आपकी कैलकुलेशन बता रही है आंकड़े आउट ऑफ कवरेज होने वाले हैं। और 2030 तक हिंदुस्तान का हर दिन बेरोजगार होने वाला है। स्टाम्प पर लिख लेना, क्योंकि 2030 में पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा होने वाला है मशीनों का और रोबोट्स का, जिसकी तैयारी हो चुकी है। और इसका एग्जाम्पल है, एक जमाने में पेट्रोल और डीजल से कार चलती थी, अब कार किससे चलने वाली है मार्केट में? इलेक्ट्रिक से। एक जमाने के अंदर टोल टैक्स पे आदमी टोल भरते थे, पैसा काटते थे। अब जमाना ऐसा आ गया कि वो स्टिकर चिपका दो, टोल ऑटोमेटिक कट जाता है। 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले इन्फोसिस ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला। उन्होंने रोबोट्स को रखा और रोबोट्स काम कर रहे हैं, खेती रोबोट्स कर रहे हैं, सब कुछ मशीनें कर रही है। अगर हर काम कंप्यूटर्स, मशीनें, लैपटॉप करेगी। मुझे आज भी याद है कि आज से 15 साल पहले मेरे पापा मेरे को 15-20 साल पहले मेरे पापा मेरे को बैंक में भेजा करते थे कि बेटा पैसा निकाल के ला। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा मेरा बैंक यस जेब में। यहीं से बैठे बैठे किसी की भी पेमेंट कर देता हूँ, किसी को भी पैसा पकड़ा देता हूँ। अगर हर चीज ये करने लग जाएगी तो आप और हम क्या करेंगे? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, पहले मार्केट के अंदर सब्जी खरीदने जाते थे, अब घर बैठे बैठे सब्जी आ रही है। ब्लिंकिट मात्र 10 मिनट के अंदर घर पर खाना पहुंचा देता है, सब्जी पहुंचा देता है, राशन पहुंचा देता है 10 मिनट के अंदर। अगर ये सब चीजें ये ऐप करने लग गए तो 2030 में हम जब 200 करोड़ हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आपने तो जैसे तैसे नौकरी कर ली, काम कर लिया, बच्चा कैसे करेगा? आपने जैसे तैसे व्यापार को सेट कर लिया, बच्चा कैसे करेगा? कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। या तो रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। अरे हमारे यहाँ पे कितना भी ऑनलाइन हो जाए तो भी पैसा आएगा। यस कितना भी राशन ऑनलाइन मंगाओ 5 मिनट में भी पैसा आएगा। कपड़े आप पहनोगे, पैसा मुझे आएगा, आपको भी आएगा। हल्दी धनिया मिर्ची खाओगे, पैसा आपको भी आएगा। कहीं सुना आप लोगों ने कि राशन खाने से पैसा आ रहा है? आज तक तो मेरी जेब से राशन खाने से पैसा जाता था, अब आ रहा है। अरे जो आ रहा है उस काम को करो ना सबसे पहले। जो आ रहा है उस काम को करो, डरते किससे? बात समझ में आ रही है? इसलिए घबराना मत, डरना मत। आप गलत नहीं कर रहे, और नहीं समझ में आए तो 2030 सब समझा देगा। यस 2030 सब समझा देगा। और उस समय एक ही शब्द निकलेगा मुंह से, काश 2025 में आरसीएम कर लिया होता। मेरी कॉलोनी वाले, मैं बताऊंगा अभी स्टोरी में आगे। और आपको इसके आंकड़े बता रहा हूं, जिसका नतीजा ये भी निकल के आ रहा है कि 80% यंगस्टर पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया एक ऐसी कंट्री है सर जिसके अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर पाए जाते हैं। Yes. और पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगार पाए जाते हैं। यस और आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 80% यंगस्टर आज की तारीख में बेरोजगार है। उसके 15% यंगस्टर डिप्रेशन का शिकार है, जो दवाइयाँ खा रहे हैं। और उस 15 में से 7% के आंकड़े निकल कर आए हैं जो फांसी से लटक के आत्महत्या कर रहे हैं। और भगवान ने करे कल को आपका बेटा अगर आत्महत्या कर लिया, भगवान ने करे कि हमारा बच्चा कल को पंखे पर लटका मिला, तो क्या करोगे? आगे बढ़े। यस ये है हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी सुनती है ड्रीमर्स की, जो सपने देखते हैं,
दोस्तों ये वो पागल होते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ड्रीमर से अब मैं बात करने जा रहा हूँ। ये लोग वो लोग होते हैं जो कभी जिंदगी में हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य को अपना गहना बनाते हैं। क्या बोला मैं? लक्ष्य को गहना। टारगेट को और अपने लक्ष्य को अपना गहना बना के गले में पहनते हैं। इनकी जिंदगी में हार नाम का शब्द नहीं होता। और ये जितने भी आगे बैठे हैं रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर, इन सब लोगों ने वो दुख वो परेशानियां झेली है और आज यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों। इसलिए बनना है तो समाज की तीसरी कैटेगरी की तरह बनो कि कोई आपके लक्ष्य को आपकी आंखों से ओझल ना होने दे और आप जिंदगी में सब कुछ पालें। और मेरे फादर भी इसी कैटेगरी में आया करते थे। वो सरकारी अधिकारी थे। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी से अवगत करवाना चाहता हूँ। मेरे दादाजी राजस्थान जयपुर बिलोड़ा विजयनगर आपने नाम सुना है, वहाँ पर मजदूरी किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पे रहा करता था। हमारे हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। 7 जनों का हमारा परिवार था। खाने के लिए घर में दाना नहीं होता था। मजदूर क्या कमाता आप लोग अच्छे से जानते हैं। लाइट हमारे घर में नहीं होती थी, चिमनी हमारे घर में होती थी। उस समय गैस हमारे घर में नहीं होती थी, चूल्हा हमारे हुआ करता था। पिताजी ने अपनी एजुकेशन सरकारी स्कूल से कंप्लीट करी छोटी सी उम्र के अंदर। घर का चूल्हा चलाने के लिए हमारे पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं था। तो मेरे पिताजी जो गाय सड़क पर गोबर कर देती है उस गोबर को लाके सुखाते थे और उससे हमारे घर का चूल्हा चलता था। किराया बड़ी मुश्किल से चुकानी आता था। वो कमरा आज भी उस जगह पर है, उस गांव विजयनगर के अंदर वहां पर है। अगर कभी विजयनगर जाना हो, बिलोड़ा जाओ तो बीच में विजयनगर गुलाबरा पड़ेगा। विजयनगर के अंदर एंटर करोगे तो सरकारी अस्पताल के बिल्कुल सामने वो कमरा आज भी मौजूद है। मैं जब भी जाता हूँ उस कमरे को जरूर देखता हूँ। वहां से मेरे फादर ने अपने करियर को चालू किया, दिन रात मेहनत करी। खर्चा चलाने के लिए छोटी सी उम्र में उन्होंने कचौरी समोसे भी बेचे। क्या बेचे दोस्तों? समोसे कचौरी। क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे। एक बच्चा जहाँ खिलौनों से खेलता है वहां पर उन्होंने खिलौनों से खेलना बंद कर दिया। दिन रात मेहनत करी और वहां से निकल के मेरे फादर अजमेर तो जानते हैं आप लोग, अजमेर में कॉलेज है डीएवी कॉलेज, पता कर लेना। डीएवी कॉलेज के अंदर मेरे फादर ने एडमिशन लिया। दिन रात मेहनत करी, 3 साल उन्होंने दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में। कॉलेज से निकले तो राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर 22 गोदाम, आपने सड़क देखा है 22 गोदाम पर एक बिल्डिंग है नेहरू सहकार भवन। किसने? उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सर। अच्छा, उसी डिपार्टमेंट में। वहाँ पर डिपार्टमेंट हुआ करता था स्पिन पैड डिपार्टमेंट के अंदर का जॉइंट डायरेक्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। मेरे फादर की जॉब लगी और 4 मिलें उनके कंट्रोल में आया करती थी। जो मेन मिलें थी इंडिया के जितने भी मिलों के अंदर जहाँ रुई से धागा बनता है उस सब मेरे फादर के अंडर में आया करती थी। उस जमाने में मेरे फादर को जैसे ही कॉलेज से निकले उनको ये जॉब मिली। मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी हुआ करती थी उस समय 25,000 रुपया महीना। कितनी? 25,000। उस समय की बात बता रहा हूँ। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, गंगापुर यूनिट के अंदर उनको क्वार्टर मिला हुआ था। जिंदगी शानदार हो गई थी। लाइफ स्टाइल टोटल बदल गई। एक मजदूर का बेटा, एक बेलदार का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। जिंदगी में खुशियां आ गई। अगर उस कैलकुलेशन को आज से बिठाऊं तो आज वो महीने की सैलरी होती है 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ। राइट सर? वहां पर मेरे फादर बैठा करते थे गंगापुर के अंदर। वहां से बेटा ट्रांसफर होकर जयपुर हेडक्वार्टर में आए। हेडक्वार्टर उस समय यहाँ पे नेहरू सहकार भवन में लगा करता था। राइट सर? और उस समय वहाँ पूरा मैदान हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, बिल्डिंगें तो अब है, उस समय टोटल वहाँ पे मतलब ऐसा होता था जैसे कोई रेगिस्तान बसा हो, पूरा प्लेन जमीनें है। ठीक है सर? फादर ने वहाँ पे आ गए। अब जब एक सरकारी आदमी जिसे उस समय 25,000 मिलता हो, सरकारी नौकर, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती और उसके बाद शानदार ऑफिस, 25,000 सैलरी, अगर ये सब आप लोगों को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा सर। जबरदस्त। सबको अच्छा मजा आ जाएगा ना? यस, बिल्कुल आ जाएगा। 100% खुशी आ जाएगी जिंदगी में।
आपको भी अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर अच्छा क्यों लगेगा कोई जरा मुझे ये बताओगे? पैसा। आप इधर आइए, आज बेटे को छोड़ दीजिए। सर ने बोला अच्छा लगेगा। मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और आप लोग नोटिस कीजिएगा, जिस सरकारी नौकरी के पीछे हम लोग भागते हैं, हमारे बच्चों को भगाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, उसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ। अगर आपको सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी लाल बत्ती, उसके बाद नौकर चाकर, फ्लैट, बंगले सब मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, अच्छा लगेगा? आप बोले राइट सर। मुझे एक बात बताओ, जितना मैं पूछूं उसका आंसर देना। वो सरकारी नौकरी सरकार की है मेरे पिताजी की है? सरकार की है, मैं करता हूँ। वो सरकारी गाड़ी मेरे पिताजी की पर्सनल है या सरकार की है? सरकार की मुझे मिली हुई है। वो लाल बत्ती सरकार की है या मेरे पिताजी की है? सरकार की है, मेरी गाड़ी पर लगी हुई है। वो तो हमें भी पता है। सरकार। वो नौकर किसके? पिताजी के पर्सनल है या सरकार के हैं? सरकार के। अच्छा, 60 साल बाद या 70 साल बाद अगर मेरे पिता रिटायर होंगे तो क्या उस ऑफिस से एक पेन भी उठा के ला सकते हैं, कुर्सी उठा के ला सकते हैं क्या? रिटायरमेंट के बाद सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब वहां से एक पेन भी नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। तो फिर वो सरकारी नौकरी किस काम की? थैंक यू सो मच। पूरी जिंदगी आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, महीने का 30,000 कमाता है। 30,000 के अंदर घर का खर्चा चलता है। अगर आप बैंक बैलेंस बनाना चाहो तो नहीं बनता। आप में से कितने सरकारी नौकरी जिनका बैंक बैलेंस 3 करोड़ है? नहीं है। इस बीच से क्लियर हो गया कि आप कोई सी भी नौकरी कर लो, आपका बैंक बैलेंस कभी बन ही नहीं सकता सैलरी में। राइट सर? यस। अब समझने वाली बात क्या आती है? आप तो समझ में आ रही है ना? यस। मुझे एनर्जी देते रहो, मैं डाउन होते जा रहा हूं। 60 साल सरकारी नौकरी करता है, अकाउंट में पैसा आता है 70 लाख रुपया, जिसे बोला जाता है पीएफ जो भी एक्सवाइज ढीमना ढंगा। राइट सर? 70 लाख रुपया उसके अकाउंट में आ गया। सैलरी मिलती है 30,000 रुपया महीना, जिससे घर का खर्चा चलता है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, जितनी गुदड़ी होती है पांव ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। तो ये तो गुदड़ी के पांव हो गए, इससे ये काम आएगी नहीं गुदड़ी। अब बचा क्या? ये 70 लाख रुपया, 70 लाख में से 50 लाख खर्च कर देता है ये आदमी रिटायरमेंट के बाद मकान बनाने में। 10 लाख रुपए खर्च कर देता है ये आदमी अपने बच्चे की एजुकेशन में। 10 लाख रुपए खर्च कर देता है अपनी बेटी की शादी में। गलती से एक बेटी और हो गई तो समझौता चालू। घर के पैसे 80 साल की उम्र तक आते आते इसका बैंक बैलेंस हो जाता है 50 गया, 60 गया, 70 गया। ये पूरा पैसा मार्केट में चला गया, मकान बनाने में, बच्चे की एजुकेशन में, हेलो बेटी की शादी में। और 70 साल की उम्र तक आते आते बैंक का बैलेंस होता है मुर्गी का अंडा। और 70 साल की उम्र में आते आते घर के कोने में अपनी बहू से जाकर बोलता है, बहू एक कप चाय पिला दे। तो बहू बोलती, चुपचाप कोने में बैठे रहना, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। पूरी जिंदगी सरकार की नौकरी करी, प्राइवेट जॉब करी, उसके बाद अगर हमारा बैंक बैलेंस 70 साल की उम्र में अगर जीरो हो रहा है तो मुझे बताइए सरकारी नौकरी किस काम की? जिस सरकारी नौकरी को करके मैं एक पेन नहीं ला सकता, एक कुर्सी नहीं ला सकता, एक कार नहीं ला सकता, सिर्फ अपने बच्चों का पेट भर सकता हूँ और अपना छोटा सा मकान बना सकता हूँ। और बुढ़ापे तक आते आते मुझे भी अपनी दवाई का पैसा मांगने के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि बेटे मुझे 2000 दे दे। क्यों? दवाई लानी है। खर्चा बहुत हो गया पापा, अगले महीने ले आना। भाग रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे। ये रवि शर्मा ने सरकारी नौकरी को लात मार के तस्लीम किया। पागल। मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे, एजुकेशन अच्छी खासी है, मुझे भी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लात मार दी।
आज सरकारी नौकरी कर रहा होता, महीने की सैलरी होती 30,000 रुपया, जो मेरी मात्र 6 घंटे की इनकम है। यस। घंटे भी ज्यादा बोल के शायद मैं और कम कर देना, 2-4 घंटे का भी कैलकुलेट किया है। और आरसीएम बोलता है 70 साल के हो गए, अब किसी काम के नहीं रहे, आ जाओ मेरे पास, फॉर्म साइन करो, रॉयल्टी पर पहुंचो, जब तक सांस लेते रहोगे अकाउंट में पैसा डालती रहूंगी। यस। चाहे 150 साल के हो जाओ, चाहे 200 साल के हो जाओ। और आश्चर्य सुनो, कभी बहू की हिम्मत नहीं होगी ये बोलने की कि कोने में बैठे रहो। बहू पता है क्या बोलेगी? अजी सुनो, पापा के कमरे में सबसे पहले एसी लगाना, अपने तो बाद में रख जाए चलेगा, कोई बात नहीं, ये पैसा किसके अकाउंट में आ रहा है? पापा की में। और जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो पापा पता है क्या बोलेंगे? बेटा मैं तो चला, अब तू संभाल ले। सिमिलरली मेरे साथ मेरे फादर को ये चीज समझ में आ गई, उन्होंने सरकारी नौकरी को साइड में रखा। अगस्त 2000 में आरसीएम उनको समझ में आ गया, बिना किसी की राय लिए उन्होंने चालू किया, पूरी कॉलोनी में आरसीएम बता दिया, एक ने भी साइन नहीं किया। दोस्तों को सबको आरसीएम बता दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। रुके नहीं, थके नहीं। 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपने आप से ड्राइव करी। गाड़ी थी मारुति 800 और नंबर था RJ14 5C 1805। दिन रात एक कर दिया, दिन रात सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया, पूरा कंप्लीट। मेरी माँ ने पूछा, मेरी मदर ने, आप इस नौकरी के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? तो मेरे फादर का कहना था 2 बातें उनकी बहुत अच्छी लगी थी। पहली, ये सरकारी या आरसीएम मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये आरसीएम मैं आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया का वो बिजनेस होगा, इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था, ग्रुप कभी नहीं रुकेंगे, और एक बार मैंने ग्रुप बिल्ड कर दिया तो पैसा मेरे जाने के बाद ही आता रहेगा। यस। दूसरी बात उन्होंने कही थी, अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच के 25,000 रुपए पहुंच सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख महीना भी कमा सकता है। यस। ये 2 बात उनको समझ में आ गई। दिन रात मेहनत करी दोस्तों, रुके नहीं, थके नहीं। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। 23 फरवरी 2013 को उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद बिजनेस जैसा कि कैरी फॉरवर्ड होकर मेरे पास आया तो मैं डायमंड्स का व्यापार कर रहा था। मैंने उस बिजनेस को बंद किया, सरकारी नौकरी को लात मारा और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करते हुए आज मुझे लगभग 11-12 साल हो चुके हैं। दिन रात एक कर रखा है मैंने। मेरा सपना इस बिजनेस में पैसा कमाना नहीं है। भगवान की दया से आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। जयपुर के अंदर किंग्स रोड के ऊपर मेरी 3 लगातार मेरे कॉम्प्लेक्स हैं। एक कॉम्प्लेक्स की कॉस्टिंग है लगभग 10 करोड़। वहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स मैंने हैं, जिसमें से एक कॉम्प्लेक्स का काम अभी चल रहा है। वहाँ पे है प्लॉट नंबर 2 है अजमेरा गार्डन, पता कर लेते जाके। उसके जस्ट आगे प्लॉट नंबर 7-8 है, जिसमें बिल्डिंग खड़ी है अच्छी खासी, वो दोनों बिल्डिंगें भी मेरी है। ऐसी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां मैंने आरसीएम से बनाई है। उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर कोई सरकारी लोन नहीं है, ये सब कुछ मैंने आरसीएम की इनकम से बनाया है। इट मींस टोटल एसेट्स, नो लायबिलिटी, कोई दायित्व नहीं है। यस। गाड़ियों की मेरे पास कमी नहीं है। जिन गाड़ियों के नाम आपने सुने और वो सब गाड़ियां मेरे पास है। मर्सिडीज मेरे पास है, BMW मेरे पास है, ऑडी मेरे पास है, किया मेरे पास है, फोर्ड मेरे पास है, स्कोडा मेरे पास है, और परसों मैंने एक कार और निकलवाई। यस। यस। मुझे BMW बहुत पसंद है। मैंने परसों की गाड़ी निकलवाई है BMW X5, जिसकी वर्थ है 1 करोड़ 10 लाख की कार की बिलिंग है, और सब कुछ ऑन रोड टैक्स मिला के 1 करोड़ 40 लाख की अकेली वो गाड़ी है।
कितने की है? 140। 1,40,00,000 की वो कार मैंने अभी परसों निकलवाई, आज लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे नंबर चूजी है। मैं नंबर बहुत चूजी रखता हूँ। मेरी गाड़ी, हर गाड़ी का नंबर है 5654। बाहर में ये खड़ी है, Yes. उसकी नंबर भी चेक कर लेना, Yes, sir. 5654 ही है। उस 5654 को लेने की वजह से मैं कार नहीं लेके आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नई गाड़ी में कार के नंबर की जरूरत कहाँ पड़ गई, तो बता देता हूँ कि आरटीओ का नया नियम आया है, आप विदाउट नंबर की गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकते, गाड़ी सीज हो जाएगी। आप चाहो तो किसी भी कार वाले से कंफर्म कर लेना। वो गाड़ी मेरी इस वजह से आज लेके नहीं आया, वो कार नहीं है दोस्तों, वो हाहाकार है। यस। और नहीं ये तो गूगल पे सर्च कर ले, फेसबुक पे डाला हुआ है, फेसबुक पे देख। यस, आई नो सर। उसमें इतने फीचर है कि इनको समझते समझते मैं पागल हो गया, बस फीचर अभी तक समझ में नहीं आ रहे। इतना समझ में आया कि जहाँ जरूरत पड़ेगी गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी हवा के अंदर, कम से कम जमीन से, टायरों से वो गाड़ी ऊंची हो जाएगी, जैसे पत्थर आएंगे और ऑटोमेटिक वो वापस से नीचे हो जाएगी। मतलब गाड़ी मूव करती डांस भी करती। यस। ये आरसीएम की शुरुआत है अंदर, और वादा करता हूँ बहुत जल्द एक दिन रॉल्स रॉयल लाऊंगा यहाँ पे। इस आरसीएम बिजनेस की जहाँ पर मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। ये ताकत है इस बिजनेस की जिसमें लोग सामान खा रहे हैं और आपके पास पैसा आ रहा है। करना कुछ नहीं है, 4 काम करने हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, पहला, अपने फर्स्ट फ्लोर को कभी नेगेटिव मत होने देना, लोग हमला यहाँ पर करेंगे। यस। लोग हमला कहाँ करेंगे? दिमाग पे। यहाँ करेंगे। लाइफ स्टाइल बदल जाएगी मेरे भाई, लाइफ स्टाइल। पैसा, मैंने एक बार आरसीएम के पैसे से पूछा था मेरा पीछा कब छोड़ेगा, पैसा बोला गलती किसने करी, तूने करी, बोला। हेलो, ये ताकत है इस बिजनेस की। और आप में से कई लोग तो जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा अच्छे तरीके से। 5 साल आपको सिस्टम को देने ईमानदारी से, जैसा कि सर ने बताया था 100 मीटिंग है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि उस मंदिर में जाने में काहे की शर्म, पूरी जिंदगी धोख देते रहो ना, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। 100 मीटिंग हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, रुकने का नाम जिंदगी नहीं, चलने का नाम जिंदगी। यस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। आज ये लाइफ स्टाइल टोटल बदल चुकी है दोस्तों, और खुशी भी होती है अंदर से। मेरे वो सपने जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे वो पूरे हो गए। मुझे 2 चीजों का बहुत शौक है, गाड़ी पर योगा, वीडियो के बारे में बताऊंगा, गाड़ी का बता सकता हूँ। आप बहुत इच्छा थी, आज बहुत मेहनत थी, इवन मैं BMW से लड़ा भी कि मुझे एक दिन के लिए मेरे को सिर्फ गाड़ी खड़ी करने दो, लेकिन परमिशन नहीं मिली मेरे को, परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि आरटीओ साहब मना कर दिया था अगर गाड़ी निकाली तो हम सीज कर देंगे। इसके बाद जो मैं गाड़ी ला रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको 3-4 साल में C4 दिखाऊंगा, 2.5 करोड़ की गाड़ी है। यस। उसकी तैयारी में भी कर चुका हूँ। रिपीट कर देता हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट के। यस। कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ राशन खाता हूँ, दुनिया को खिलाता हूँ, मर्सिडीज BMW लाता हूँ। बॉडी पत्थर की बोले सुनना नहीं। एक सफल आदमी आपको सफलता की कहानी बता रहा है, सफल आदमी आपको सफलता की कहानी बताएगा, निर्णय आपका है, आपको खूब मिलेंगे। मैंने आरसीएम मैंने तो करके छोड़ दिया, छोड़ दिया इसलिए तो सड़क पर कर रहा होता डायमंड बन जाता। यस। कर रहा होता तो डायमंड। और छोड़ा किसको? क्या राशन खाना छोड़ दिया है क्या? ये प्रोडक्ट क्या नहीं पड़ेगा, मैं दिखा देता आपको। एक साबुन खान लेना, काम में लेना, हल्दी धनिया मिर्ची काम में लेना। अगर इससे 1.5-2 करोड़ की कारें निकलती है तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, जब भी जन्म हो ये साबुन तेल मेरे को मिलता है। सर प्रोडक्ट कैसे? बात समझ आ रही है? Yes. ये क्या है? ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा करने के लिए। दिमाग ज्यादा गर्म हो, लोग ज्यादा गर्म कर दे, इसको एक ठंडा हो जाएगा। ये लो, नाम लिया नहीं प्रोडक्ट का, धमाधम बाहर निकल के आ रहे हैं। एक्सपैन ऑयल से बनी दूध कहते हैं, तेल में खाना, तेल में मिठाई, तेल में मिठाई खा सकता है, ये बाहर अवेलेबल है। कितने का पैकेट है? 100 रुपए का है। एक बार लेके चले जाना, 5-10 पैकेट मेरे डाल देना। ये मिठाई बहुत टेस्ट, मतलब इसको ढूंढ रहा हूँ काफी समय से। ये प्रोडक्ट बाहर जरूर लेके जाना। अगर इसको खाने से 1.5-2 करोड़ की कारें आ रही है तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? यस। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मत होने देना।
ये ले लीजिएगा यहाँ से। हाँ, दूसरा काम याद रखना, आपको इस बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो सेकंड वर्क क्या करना है? पहला काम, कभी भी दिमाग को नेगेटिव मत होने देना। दूसरा, कभी कंपनी पे शक मत करना। आरसीएम सिस्टम मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, कई लोग जानते हैं नहीं जानते। तो ये वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है। इसका एक ऑफिस 1,75,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसका प्रोडक्शन हाउस देख लोगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। और उससे बड़ी बात, 80% 60 से 80% के बीच का रेशियो आया है, जिसके प्रोडक्ट आरसीएम खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। यस, बनवा नहीं रही है, खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस खुद कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 200 डिपो हैं, जिसमें से लगभग 30% डिपो कंपनी ने खुद ने प्रॉपर्टी खरीद के डाले हुए हैं। 15,000 दुकानें पूरे हिंदुस्तान में जो बढ़ती जा रही है। हेलो, एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका ऑनर आपको एक आम आदमी की तरह मिलेगा। एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट को आप बनते हुए अपनी आंखों से देख सकते हो। एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में 2030 की तैयारी करके चल रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने कसम खाई है, जब तक शुरू से लेकर हवाई जहाज तक आरसीएम में नहीं होगी, चैन से बैठने वाली। आप उस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। निकाल के फेंको उन लोगों को अपनी जिंदगी से जो ये बोलते हैं कि भाई आरसीएम चल रही है, चल रही। मुझे भी मिलते हैं कई लोग, मेरे से भी सवाल करते हैं, आरसीएम चल रही है क्या? अबे तू कौन सी दुनिया का प्राणी है? तू अभी भी चेक कर रहा है चल रही है नहीं चल रही है। इसलिए सेकंड वर्क, आरसीएम सिस्टम पे शक मत करना। तीसरा काम, थर्ड वर्क, इस बिजनेस की जान, जिससे बोला जाता है स्थायी रूप से इस बिजनेस में डायमंड क्लब को फोकस करना और डायमंड क्लब करना। 1 से लेके 5 तारीख तक अपने घर का राशन आरसीएम से खरीद कर ले, और बाकी के 20 दिन आपको सिस्टम में काम करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 से लेके 10 तारीख तक आपको इस आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेना है। 6 महीने काम में लोगे, 7वें महीने आपको सामान फ्री। क्या मिलेगा? फ्री। अगर आपने 5,000 का हर महीने सामान 6 महीने तक लिया, तो 7वें महीने 5,000 तक का सामान फ्री मिले। समझ आ गई आप लोगों को? दुनिया की एक दुकान बताओ मेरे को, जिस दुकान से आप 5,000 का सामान लाए और 6 महीने बाद 7 महीने फ्री दिया। कोई है ऐसी दुकान? नो। यहाँ पर आपको फ्री मिलता है, राइट सर? उसके बाद लगातार डायमंड क्लब करने से आपको दूसरा बेनिफिट, आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतर है, उसको आप अपनी आंखों से देख के चेक करके फिर खा सकते हैं। और फिर काम में लेंगे तो आपको विश्वास बढ़ेगा, मतलब डुप्लीकेसी से बचाओ। दूसरा काम। तीसरा, प्रोडक्ट की नॉलेज। हम किसी भी प्रोडक्ट को जब आप तक पहुंचाते हैं, उसकी नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तीसरा काम। इसलिए दोस्तों, डायमंड क्लब को बंद मत करना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं रवि शर्मा, मैं आज तक का मेरा पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड है, आप मेरा स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ। डायमंड क्लब मैंने आज तक बंद नहीं किया, आज तक बंद नहीं किया और आज तक करूंगा। डायमंड मेरे घर में एट ए टाइम 1 लाख रुपए का आरसीएम का सामान रहता है, 1 लाख रुपए का एट ए टाइम। कारण मुझे नहीं पता कि कब किस समय कौन आके क्या मांगे। यस। समझ आ रही बात? इसलिए डायमंड क्लब को फोकस करना करेंगे। यस। इस बिजनेस का मूल मंत्र है ये, मूल मंत्र। तीसरा, चौथा काम, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उससे सीखो। उसको पूछो कि मेरे को ढंग से बता कि इस बिजनेस को मैं कैसे बड़ा करूं, मैं इसके अंदर टीम को कैसे डेवलप करूं। और इस चौथे पॉइंट की सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जितना पास से इस बिजनेस को करोगे, मतलब जितना लोकल में इस बिजनेस को करोगे, सफलता उतनी देर से आएगी। और जितना दूर जाके इस बिजनेस को डेवलप करोगे, सफलता उतनी जल्दी आपके पास आएगी। अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा हर महीने कमाना है, राजस्थान छोड़ दो, हरियाणा छोड़ दो, एमपी छोड़ दो, यूपी छोड़ दो। 4 महीने तीनों तरफ हमला कर दिया, अब निकल जाओ बाहर। यस। पकड़ो महाराष्ट्र, यस। साउथ में कर्नाटका चले जाओ, और आगे बढ़ जाओ, इधर गुजरात में घुस जाओ। एमपी यूपी से ऊपर कहाँ जाता है, जहां पर भी जाता है वहां घुस जाओ।
कुल मिला के जितना दूर जाके इस बिजनेस को डेवलप करोगे उतना बिजनेस आपका फैलता चला जाएगा। मेरा बिजनेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके काजीरंगा तक है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 85% बिजनेस मेरी टाउन में आता है। अब आप समझ के देख लो कि कितनी बड़ी ताकत है। उस ताकत का एक ही कारण था कि मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को जयपुर से चालू नहीं किया था। उन्होंने पहली लेग चालू करी जोधपुर से और दूसरी लेग चालू करी थी हरियाणा से, और उसके बाद उसको भेजते हुए ठेठ बंगाल की खाड़ी में जाके रुके। बंगाल की खाड़ी। अब आप लोगों को भी काम पहुंचना है नीचे। खाड़ी नखरे करना बंद कर दो। वो भाई साहब सही कह रहे थे कि मेरी भैंस बीमार है, वो भैंस को छोड़ दो किसी और के भरोसे। एक भैंस को किसी और के भरोसे छोड़ोगे तो 20-25 भैंसें हो जाएगी। यस राइट, बात समझ में आ रही है? सही है। इसलिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने वर्किंग पैटर्न को बदल लीजिए। ये 4 काम आप लोगों को करने हैं लगातार। अपने दिमाग को नेगेटिव मत होने देना, कंपनी में शक मत करना, डायमंड क्लब को अपना मूल मंत्र बनाना, और चौथा अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से सीखते हुए बिजनेस को बाहर निकाल के डेवलप करना। बॉटम से बॉटम पकड़ते हुए बिजनेस को बाहर निकाल दो। अगर ये 4 काम आप लोगों ने 5 साल ईमानदारी से कर लिए, रवि शर्मा वादा करता है रॉयल्टी और टेक्निकल की पिन आपकी आंखें लगी होगी और Yes! इनकम 1 लाख रुपए महीना होगी। 1 महीने में इनकम लाख रुपए महीना होगी, कहीं जाने वाली ये ताकत है। और इसी के साथ लास्ट बात बता रहा हूँ दोस्तों, इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास घड़ियों का कलेक्शन है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं वॉचेस का कलेक्शन रखता हूँ। इसकी भी एक कहानी है। कई लोग यहाँ पे बैठे ये सोचते हैं कि यार ये प्रैक्टिकली संभव है, तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये लिमिटेड एडिशन की वॉच है जो 18 कैरेट गोल्ड में है। ये घड़ी एयरपोर्ट पर थी, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 2 लाख की घड़ी है ये। वहां पर पड़ी हुई थी। एक शख्स इस घड़ी को देख रहे थे, मैं देख रहा था, वो सोच रहे थे कौन खरीदेगा। मैंने खरीदी। उन्होंने मेरे से पूछा यार रवि जी आपने इतनी महंगी, मतलब रवि जी तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला सर आपने इतनी महंगी घड़ी कैसे खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा बस तेरा पूछना था, मेरा बताना था आज। मैंने उसको पूरा आरसी बिजनेस समझाया। उस शख्स से मुझे एक शब्द निकला, ऐसा भी संभव है क्या? मैंने कहा सर पहली चीज तो ये कैसा संभव है, फिर भी अगर आपको शक होता है तो मैं ये भी साबित कर देता हूँ। आप सोच रहे थे, मैंने खरीदी। यस आप सोच रहे थे और मैंने खरीदी। क्योंकि मुझे पता है कि 2 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है, और आपको नहीं पता कि 2 महीने बाद आपकी बिजनेस का क्या होने वाला है। कल को कोरोना वायरस 1 दिन में आया था और 1-1.5 महीने में सबकी दुकानें बंद हो गई, सब घरों में घुस चुके थे। याद है वो दिन? याद है? और उसी बिजनेस के उस दौर के अंदर भी आरसीएम लगातार चल रहा था। यस राइट सर, इसलिए ये ताकत है इस बिजनेस की। इसको कुछ भी नहीं करना है, अपनी दुकान को बदलना है, बदलवाना है। ये इंडस्ट्री आने वाले समय की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को पहले इम्तिहान देना पड़ता है, उसके बाद वो इंडस्ट्री अपने पाँव को फैलाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जो 1998 के अंदर हिंदुस्तान में ढंग से एक्टिव हुआ था, 1998 से लेकर अब तक इस इंडस्ट्री ने बहुत शानदार तरीके से इंडिया में एक से बढ़कर एक मिलियनेयर दिए, करोड़पति दिए हैं, अरबपति दिए हैं, और उसमें से एक आपके सामने यहाँ पर ये खड़ा है। यस आपके सामने खड़ा है। आने वाले समय के अंदर आप इस पैसे से भी पैसा पीछे छुड़वाना चाहोगे, नहीं छूटेगा, इतना आएगा। लेकिन किसी भी चीज को पाने से पहले दिन रात एक करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार चलते रहना पड़ेगा। 5 साल बाद टीम आपके लिए काम करेगी। आप काम करो चाहे मत करो, फिर भी पैसा आता रहेगा। और मैं एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ, रवि शर्मा अगर आज घर में सो जाए 6 महीने के लिए, लेकिन अजीत जी घर में ये नहीं सोएंगे। और ये जितना बिजनेस बढ़ाएंगे, चाहे 20 लाख का करें, 50 लाख का करें या 2 करोड़ का, मेरा वहां बैठे बैठे 2 करोड़ का बिजनेस बढ़ जाएगा। ये ताकत है इस बिजनेस की। और जिसका नतीजा है कि मैं 1 तारीख को 30 को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को चालू होता है, सुबह 7 बजे मैं पर्ल होता हूँ, लगभग 11 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, 12:30-1 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, लगभग 3 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूँ, और शाम को 5:30-6 बजे मैं स्टार रूबी होता हूँ 1 तारीख को। बाकी 30 के 30 दिन बाकी है। यस बात
बात समझ में आ रही है? Yes. टीम काम कर रही है और जब टीम काम करती है तो आप अगर बैठे रहोगे तो भी माल बिकता रहेगा और माल बिकता रहेगा तो पैसा हर महीने आता रहेगा। बनता रहेगा। सबसे बड़ी बात, एक नंबर पे पैसा आता है, आप टैक्स पेयर बनते हो, आप सरकार के एक रिलायबल नागरिक बनते हो, आप सरकार को पैसा देने के आपकी पावर आती है, आपका सिविल स्ट्रांग होता है, आप लोन लेना चाहो तो उसके लिए आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। बहुत से फायदे हैं, अगर ढूंढोगे तो बहुत से फायदे हैं और नहीं ढूंढोगे तो मात्र एक लाइन ही काफी है, ये तो मेंबर बनाने का काम है। बस सारा खेल खत्म। राइट सर, इसलिए विचार आपको करना है, सोचना आपको है, जिंदगी आपको बदलनी है। हम इतना सा कह सकते हैं, जिस दिन आप इस हॉल को, आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता 250 है, 300 है, 500 है, आप इस हॉल को जिस दिन 2000 5000 पे खड़ा कर दोगे लाके, मैं गारंटी देता हूँ आप सारे के सारे स्टेज पे लाख रुपया महीना कमाएंगे। यस, सिर्फ मिल के काम करने की जरूरत है, सिर्फ मिल के काम करने की जरूरत है। अपनी ताकत को इकट्ठा करो, अपनी पावर को इकट्ठा करो, अपने शहर को नंबर 1 बनाओ, अपने आप को नंबर 1 बनाओ। हम आपको गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, डरने नहीं देंगे। आप जब भी हारोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको अकेले नहीं दौड़ना है, हम आपके साथ बराबर दौड़ेंगे, लेकिन आपका हाथ और आपका साथ हमें चाहिए। और एक दिन आपका ये शहर राजस्थान के अंदर नंबर 1 शहर बन सकता है, अगर सोच लो तो, ठान लो तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने